भारत पर दोपहर नॉन स्टॉप आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं साक्षी मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं श्रुतिका आप सभी के साथ में। और अब बात करेंगे युद्ध की। आजकल के आधुनिक युद्धों में वार पलटवार केवल जंग के मैदान में नहीं होते हैं, बल्कि इसके कई सारे अन्य आयाम भी खुल चुके हैं। सूचना युद्ध इसी मॉडर्न वॉरफेयर का एक अहम हिस्सा है, जिसमें फर्जी सूचनाएं फैलाकर दुश्मन को तोड़ दिया जाता है। ऐसा ही खेल इजराइल ईरान जंग में भी जमकर खेला जा रहा है। असल में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें उनके हाथ में 6 उंगलियां दिख रही हैं। दरअसल युद्ध शुरू होने के बाद से नेतन्याहू सार्वजनिक तौर पर ज्यादा नजर नहीं आए हैं। हालांकि उनके सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन 13 मार्च को पोस्ट किए गए एक वीडियो ने कई सारे गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस वीडियो में नेतन्याहू ने कहा कि पिछले 15 दिनों से इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने ये भी दावा किया है यहाँ पर कि 28 फरवरी के हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई मारे गए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए एक जवाब की तरह था जो पूछ रहे थे कि नेतन्याहू आखिर है कहाँ। लेकिन कुछ तेज नजर वाले यूजर्स ने वीडियो में एक अजीब सी बात पकड़ ली। वीडियो में एक जगह पर नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगलियां दिखाई दे रही हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह थ्योरी वायरल हो गई कि वीडियो असली नहीं है, बल्कि इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। और इसी जानकारी के आने के बाद में सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़ सी आ गई। लोग सवाल अब पूछ रहे हैं कि अगर ये वीडियो एआई जनरेटेड है तो नेतन्याहू आखिरकार कहाँ है? आखिर वो क्यों दुनिया के सामने नहीं आ रहे हैं? तो देखिए, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे बेंजामिन नेतन्याहू का ये वीडियो जब सामने आता है उसके बाद तमाम सवाल खड़े इसीलिए हो जाते हैं क्योंकि इस वीडियो में कुछ तेज यूजर्स ये स्पॉट कर लेते हैं कि नेतन्याहू की 5 नहीं 6 उंगलियां नजर आ रही हाथ में। दरअसल इस वीडियो के अंदर वो सारी जानकारियां साझा कर रहे थे जिस तरीके से युद्ध की शुरुआत होती है, लेकिन जैसे ही उनके दाहिने हाथ की तरफ कुछ यूजर्स की नजर पड़ती है तो उसमें 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। आपको तस्वीरों के जरिए एक बार जूम करके दिखाते हैं कि आखिरकार हम किस वीडियो की बात कर रहे हैं। तो ये वीडियो है जो कि जारी किया गया जिसमें बेंजामिन नेतन्याहू संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी वीडियो के अंदर दाहिने हाथ में 6 उंगलियां नजर आई। जैसे ही 6 उंगलियां नजर आती हैं उसके बाद से यूजर्स ने इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू कर दिया। तो आप देखिए, जब एआई जनरेटेड वीडियोस होते हैं उसमें जनरली कुछ ना कुछ ग्लिच हो जाते हैं और वो पकड़ लिए जाते हैं यूजर्स के द्वारा। ठीक ऐसा ही यहाँ पर हुआ। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर टोटल 6 उंगलियां नजर आएंगी। इसमें 1 2 3 4 5 और ये 6, यानी कि जो ये 4 उंगलियां इधर दिख रही हैं जिसमें कि 4 फिंगर जो है वो की ऊपर नजर आ रही है, वहीं मिडिल फिंगर के साथ में ही जो रिंग फिंगर है और स्मॉल फिंगर है ये साथ में नजर आ रही है। यानी कि 4 उंगलियां नीचे, 1 ऊपर, 5 ऊपर ही उंगलियां नजर आ रही है, जिसकी वजह से कुल मिलाकर 6 उंगलियां यहाँ हो जाती हैं। अब बेंजामिन नेतन्याहू कहां पर है, इसको लेकर तमाम बड़े जो सवाल हैं वो खड़े किए जा रहे हैं। वो जनता को संबोधित क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे में इजराइल लगातार अमेरिका के साथ में मिलकर हमले तो कर रहा है, लेकिन क्या वो चोटिल हो गए हैं, वो घायल हो गए? ऐसे तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिल्कुल। और अब आपको ये भी बताते हैं कि सोशल मीडिया पर जिस वीडियो को लेकर लोग नेतन्याहू को लेकर चिंता जता रहे हैं उसको लेकर आखिर क्या क्या दावे किए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये नेतन्याहू का वो वीडियो है। 13 मार्च का ये वायरल वीडियो फिलहाल बताया जा रहा है। तो आपको बता दें कि वीडियो में नेतन्याहू के हाथ में 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। और आप देखिए कि कैसे ये वीडियो एआई जनरेटेड बताया जा रहा है। इसके बाद वीडियो में नेतन्याहू के हाथ पर उंगलियां 6 नजर आ रही हैं। लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे कर रहे हैं। वीडियो को फेक बताते हुए तमाम जो सवाल है वो भी खड़े किए जा रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि यूजर्स ये भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नेतन्याहू है कहां पर। कई फैक्ट चेकर्स ने तो वीडियो को झूठा भी करार दे दिया है और उनका कहना है कि वीडियो ही सरासर झूठा है। ऐसे में अब इजराइल इस बात को लेकर क्या कुछ कहता है ये देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि सवालों के घेरे में फिलहाल इजराइल आ गए हैं, बेंजामिन नेतन्याहू आ गए हैं। फिलहाल इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में गेस्ट जुड़ रहे हैं। कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ में जुड़े हैं और कमांडर रिटायर्ड वीके जेटली रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ, और एवीएम रिटायर्ड पीके श्रीवास्तव रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से ये वीडियो जो जारी किया गया है इसमें 6 उंगलियां नजर आ रही हैं। और सवाल सबसे बड़ा यहाँ पर यह भी है कि जब ये उंगलियां जो दिख रही हैं उसके बाद में भी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया है अभी तक, सवाल अभी भी उठाए जा रहे हैं। मैं सबसे पहले रुख करूंगी कर्नल दिनेश नैन का जो रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, 6 उंगलियां नजर आ रही हैं, पता चलता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है, और ऐसे में सवाल तो खड़े होंगे क्योंकि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक देश का लीडर इस तरीके से आके संबोधित करेगा तो लोग तो सवाल पूछेंगे ही। नहीं, डेफिनेटली
ये काफी सोशल मीडिया पे काफी प्रिवलेंट है अभी इस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि जो नेतन्याहू का जो स्पीच है, दे आर सेइंग कि ये फैक्चुअल नहीं है, ये एआई जनरेटेड स्पीच है। और कुछ 2 दिन पहले जब ईरान ने मिसाइल अटैक किया था तो उसमें यह भी किया गया था कि नेतन्याहू का जो दफ्तर है, जो ऑफिस है, उसके ऊपर भी स्ट्राइक गया था। तो लिहाजा ईरान की तरफ से भी ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही हैं कि अगर नेतन्याहू जिंदा हैं तो हम उसको अभी आगे मारने तक उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे, अगर जिंदा है तो, ऐसे करके बोला जा रहा है। एक तरफ जहां अमेरिका मुस्तबा के बारे में कह रहा है कि शायद वो जिंदा है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेटमेंट दिया, वहीं दूसरे नेता नेतन्याहू के ऊपर भी सेम सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि इतनी जल्दी हम लोग इस प्रोपेगेंडा वॉर के अंदर अगर हम कहें कि नेतन्याहू का कुछ हो गया हो तो बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि कोई इस तरीके का इंडिकेशन जो इजराइल की तरफ से, इजराइल की सरकार के अंदर से कोई हलचल ऐसी नजर आ नहीं रही है अभी तक। पर लिहाजा जिस तरह का वीडियो ये निकाला गया है, क्या ये उनको सुरक्षा में ध्यान रखते हुए उनको किसी बंकर में है या कहीं पे है, तब भी देखा जाए तो ऐसी वीडियो निकालनी नहीं चाहिए। तो लिहाजा शक जो है इस तरफ जनरेट किया जा रहा है, और खासकर ये प्रोपेगेंडा ईरान की तरफ से बहुत ज्यादा हो रहा है कि जो है नेतन्याहू अभी जिंदा नहीं है। बिल्कुल सर, ऐसे में इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात लगातार कही जा रही है, क्योंकि किसी भी वॉर में सूचना एक अहम रोल प्ले करती है। किसी भी मिस इन्फॉर्मेशन से कुछ भी फैलाया जा सकता है। ऐसे में ये वीडियो जारी किया गया है। मैं रुक करूंगी कमांडर जेटली का। सर, फिलहाल आखिरकार इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू है कहां, इस सवाल को लगातार किया जा रहा है। और जब ये बाढ़ आ ही चुकी है यूजर्स की कि आखिरकार वो कहां है, ये वीडियो एआई जनरेटेड है, ऐसे तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं, तो आखिर इजराइल इसको लेकर चुप क्यों है? क्योंकि लगातार अपने स्ट्राइक्स के वीडियो तो इजराइल जारी कर ही रहा है। देखिए, मेरे विचार से इजराइल में नेतन्याहू जिंदा है या नहीं है, अगर वो नहीं होते तो मैं इजराइल को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेट मानता हूं। वो खुद ही डिक्लेयर कर देते कि वो नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ छुपाने की बड़ी बात है नहीं। क्यों छुपाने की आवश्यकता है? जो भी उनका भी कोई नेक्स्ट लीडर है वो उसको टेक ओवर कर लेगा, जो भी उनकी कैबिनेट में है। तो इसको छुपा करके वो क्या अचीव करेंगे? तो मुझे नहीं लगता कि वो नहीं है, मुझे लगता है ही इज़ वेरी मच देयर। ये सोशल मीडिया कोई ना कोई शोषा छोड़ता रहता है, एक ये वार का प्रोपेगेंडा कहिए या कुछ भी कहिए, ताकि लोगों के दिमाग में ऐसा परसेप्शन क्रिएट किया जाए कि वो इजराइल के बारे में कुछ भी उल्टी सीधी बातें सोचते रहें। क्वाइट पॉसिबल हो सकता है। बिल्कुल सर, और ऐसे में कई तरीके के वीडियोस भी सामने आते हैं। ये देखना होगा कि आखिर क्या होगा। इस वक्त एक बड़ी खबर भी हमारे दर्शकों को बता देते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर लग रही अटकलों पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने विराम लगा दिया है। तो इसी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां पर यह जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है। तो फिलहाल जो मंत्रालय है और जो प्रशासन है, उन्होंने पुष्टि कर दी है इजराइल में कि बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल ठीक है। वैसे में सोशल मीडिया पर चल रहा वीडियो फेक है, ये बात कही गई है। ये बयान ऐसे वक्त सामने आ रहे हैं जब नेतन्याहू की लंबे समय से सार्वजनिक मौजूदगी को लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और एक बार फिर से ये अटकलें जो लगाई जा रही थी कि वो कहां पर है, ये वीडियो एआई जनरेटेड क्यों है, इस वीडियो को सर्कुलेट क्यों किया जा रहा है, अब फिलहाल इसके ऊपर पूर्ण विराम लगा दिया गया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक फेक वीडियो है। तो देखिए, सवाल लगातार उठाए जा रहे थे और ऐसे में अब कयास जो लगे वो अब बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उनके ऊपर पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन दे दिया गया है। मैं कमांडर वीके जेटली का रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से अभी आप सर कह भी रहे थे, आपने इस बात को कहा भी कि ऐसा होता है अमूमन कि ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं, और बहुत रिस्पॉन्सिबल स्टेट आप इजराइल को बता रहे थे। बिल्कुल, मैं तो यही मानता हूँ कि कोई आवश्यकता नहीं है इजराइल को ऐसी उल्टी सीधी हरकत करने के लिए। मेरे विचार से ईरान जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैं अपने मित्र से बात कर रहा था कि ये लड़ाई अभी भी बंद हो सकती है अगर ईरान इजराइल की संप्रभुता को स्वीकार कर ले कि इजराइल को इस धरती पर रहने का पूरा अधिकार है जैसे बाकी देशों को है। यहूदियों को इस धरती पर रहने का अधिकार है जैसे बाकी सभी धर्मों के फॉलोअर्स को अधिकार है। सिर्फ एक लाइन की स्टेटमेंट इशू कर दो तो ये खत्म हो सकती है वार। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ईरान में इस समय सरकार बैठी हुई है वो एकदम बहुत ही रेन ऑफ टेरर जो 1979 के बाद से चला रहे हैं, वो अभी भी चला रहे हैं।
वो सह अस्तित्व में विश्वास ही नहीं रखते, को एग्जिस्टेंस में विश्वास नहीं रखते। तो ये अगर उसको मान लें कि इजराइल को भी उतना अधिकार है जितना ईरान को अधिकार है, हम आपस में मिलजुल करके रहते हैं, तो ये वार अभी भी खत्म हो सकती है। लेकिन सर एक और बात है, अगर मैं इसको समझे, अगर सरल भाषा में समझा जाए, क्योंकि अमेरिका नॉनस्टॉप अटैक कर रहा है, ईरान जब तक सरेंडर नहीं करेगा तब तक अटैक करने वाला है। ऐसे में जो उनके रेंज हैं, खास करके न्यूक्लियर प्लांट को लेकर ये लड़ाई शुरू होती है, अब उसको भी टारगेट किया जा रहा है। बताया जा रहा है जिस जगह पर ये न्यूक्लियर पावर्स जो हैं, वेपन्स जो है पहाड़ के नीचे 80 से 100 मीटर दबा के रखे गए हैं, अब नेक्स्ट टारगेट अमेरिका का वही होने वाला है और ईरान इसीलिए बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रहा है। कमांडर कर्नल दिनेश नैन, आपसे मैं समझना चाहूंगी। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो ईरान है उसके अंदर चाहे फरगोदा हो या फिर नतांज हो या इस्फान हो, इसके अलावा जो और पहाड़ियां उसके नजदीक है, उसके नीचे भी कुछ ऐसे साइट्स निकल के आए हैं अभी लेटेस्ट में, जहां पे वो कह रहे हैं कि यूरेनियम रखा हुआ है एपेक्स हिल्स वगैरह के अंदर। तो उसके ऊपर इन्होंने, ईरान ने लड़ाई से पहले मिट्टी भर के उनके सारे गेट वेट सब बंद कर दिए थे और वो काफी डाउन है। तो अगर B-2 बॉम्बर से अमेरिका अटैक करता, जैसे पिछले 12 दिनों के युद्ध में किया था, तो तो उसमें ये निकल के आया था कि उसको नुकसान कम पहुंचता है। लाजिम सी बात है, फिर इनको फुट ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा। लेकिन फुट ऑन ग्राउंड ईरान जैसे देश के अंदर, ये कोई वेनेजुएला तो है नहीं जो छोटा सा कोई देश है, भारत से आधे के करीब का इसका इलाका है और इसके पास में जो ये ईरानियन रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स हैं, ये बहुत ट्रेंड और एक इंस्टीट्यूशन मान के चलिएगा सेना का। सर, और ऐसे में जो उनके गार्ड्स हैं वो बहुत ज्यादा ट्रेंड हैं और पूरी तैयारी के साथ है। वेनेजुएला जैसी जो हरकत है अमेरिका की तरफ से वो अब नहीं की जा सकती है। साथ ही इस वक्त खाड़ी में छिड़ी जंग का आज 16वां दिन हो चुका है और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि खतरनाक जो मोड़ है वहां पर ये जंग अब पहुंच गई है। तेहरान समेत ईरान के कई सारे शहरों में मिसाइल और ड्रोन हमलों की गूंज सुनाई देती हुई नजर भी आ रही है। एक तरफ यूएस इजरायली सेना ने तेहरान पर हवाई हमले किए हैं, वहीं दूसरी ओर इजराइल के तेल अवीव में भी सायरन बज रहे हैं। इराक के इरबिल पर ईरान लगातार ड्रोन और मिसाइल भी दाग रहा है, जबकि यूएई से बहरीन तक ईरानी हमलों का अलर्ट जारी किया गया है। ओमान की तट और खाड़ी के समुद्री रास्तों पर भी हमलों की खबरें सामने आई हैं और इस इन खबरों की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में तनाव और भी बढ़ गया है, यानी कि जमीन से आसमान और समुद्र तक जंग का दायरा लगातार फैलता जा रहा है। तो आप देखिए कि एक तरफ जहां पर ईरान, इजराइल और अमेरिका पर हमले लगातार जारी है, दूसरी ओर इजराइल ने लेबनान के खिलाफ एक और मोर्चा खोल दिया है। इसी से जुड़े हुए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, लेबनान पर इजराइल की स्ट्राइक हुई है। सिडोन शहर में अपार्टमेंट पर हमला किया गया है। तस्वीरें भी सामने आई है। इस हमले के बाद में मौके पर चीख पुकार मच गई, अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तो देखिए तस्वीरें सामने आई किस तरीके से सिडोन में ये हमला किया गया है। एक तरफ इजराइल लेबनान पर हमला कर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ लेबनान पर भी इजराइल का जबरदस्त पलटवार जारी है। वहीं लेबनान में इजरायली सेना को निशाना बनाया गया है, जानकारी मिली है। हवा में एक साथ में कई सारे रॉकेट्स फायर किए गए। तो देखिए किस तरीके से रॉकेट्स को फायर किया गया है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। ये लेबनान का पलटवार है इजराइल के ऊपर। कमांडर वीके जेटली, फिलहाल इस तरीके के अटैक नॉनस्टॉप जारी है, ऐसे में हथियारों के जखीरे को लेकर क्या कुछ इंफॉर्मेशन है? कहा तो ये जा रहा था कि हो सकता है ये एक हफ्ते में समाप्त हो जाए जंग, लेकिन 15 दिन से ज्यादा का समय बीत गया है। अगर एक्सपेक्टेड टाइम लेकर चले तो वो कितना होगा और आने वाले समय में इंडिया की पोजीशन क्या कुछ होने वाली है और कंट्रीज क्या कुछ स्टैंड लेती हुई नजर आएंगी? देखिए, आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो समय ही बताएगा, लेकिन जो मेरा एक एस्टिमेट है कि इस समय ईरान की भी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, इजराइल को भी बहुत नुकसान हुआ है, यूएस इज आल्सो ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, उसकी एक एक मिसाइल जो शाहिद 136 मिसाइल है उसको बर्बाद करने के लिए अमेरिका को 50 गुना ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, 50 से 100 गुना ज्यादा। तो इस प्रकार के जिस प्रकार से जंग जितनी लंबी खींचेगी, तीनों देशों का बहुत जबरदस्त नुकसान होगा और सबसे ज्यादा नुकसान तो ईरान का हो ही रहा है। लेकिन ईरान एक ऐसी स्थिति में है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, ऐसी स्थिति में बनी हुई है उनकी मनस्थिति। और वो मनस्थिति क्यों है? क्योंकि वो एक ऐसी स्टेट है, वो कहता है कि हम तो इजराइल को इस दुनिया के मैप पर देखना ही नहीं चाहते, हम यहूदियों को देखना ही नहीं चाहते। इसीलिए उसने हिजबुल्लाह को क्रिएट किया लेबनान में, हमास को क्रिएट किया गाजा में और हुती को क्रिएट किया थर्ड जगह पे, कहां पर?
सीरिया में। सो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ईरान जो है 1979 के बाद जब से वहां पे सत्ता परिवर्तन हुआ तब से उन्होंने कहा डेथ टू अमेरिका। नाउ दैट इज द रूट काज, जिसको बोलेंगे इस युद्ध का रूट काज वही है। अगर ईरान आज सह अस्तित्व में, को एग्जिस्टेंस में विश्वास दोबारा से बता दे पूरी दुनिया को, तो ये युद्ध 1 मिनट में समाप्त हो सकता है। बिल्कुल सर, और ऐसे में यही सबसे बड़ी बात है जो कही गई है आपकी तरफ से कि डायलॉग और डिप्लोमेसी सबसे बड़ा यहाँ पर हम जो वेपन है उसे कहा जा सकता है। युद्ध के 16वें दिन की सबसे बड़ी ब्रेकिंग बता देते हैं। अमेरिका ने 7th फ्लीट को अटैक के लिए रेडी किया है। समुद्र में अमेरिका के 2500 मरीन अटैकर्स जो हैं वो नजर आ रहे हैं। अमेरिका के कई सारे बैटलशिप्स अटैक लॉन्च के लिए पूरी तरीके से रेडी पोजीशन में रख दिए गए हैं। तो अमेरिका की तरफ से एक तरीके से पूरी ताकत झोंक दी गई है इस युद्ध के अंदर, चाहे बैटलशिप्स हो या फिर अपनी मिसाइलें हो या ड्रोन्स हो या B-2 स्टेल्थ विमान हो, वो सभी के सभी तैयार हैं। आप देखिए AI जनरेटेड वीडियोस के जरिए भी हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे ये युद्ध आने वाले समय में और ज्यादा अलग मोड़ लेता हुआ नजर आ सकता है कि 2500 मरीनर्स जो अटैकिंग के लिए जाने जाते हैं, जिनकी स्पेशलिटी है, उनको तैनात कर दिया गया। ऐसे में अमेरिका और ईरान की जंग का आज 16वां दिन है और ऐसे में अब तक जंग ना तो किसी अंजाम पर पहुंची है और ना ही शांति की कोई भी उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। वहीं ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमले लगातार जारी हैं। ऐसे में आइए समझते हैं कि वॉर को लेकर अभी तक का क्या कुछ अपडेट सामने आया है। तो महायुद्ध का 16वां दिन अब हो गया है। हॉर्मुज पर ट्रंप ने समर्थन मांगा है। कई सारे देशों से जंगी जहाज भेजने की अपील की गई है, जिसमें चीन, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और ब्रिटेन से अपील की गई अमेरिका के द्वारा। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दावे भी कई किए जा रहे हैं। ईरान की सैन्य क्षमता पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है। वो कह रहे हैं ईरान की बुरी तरह हार हो चुकी है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि सीज फायर को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। ईरान समझौता चाहता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं मैं नहीं चाहता हूँ। ईरान की शर्तें अभी उतनी अच्छी नहीं है कि मैं समझौता कर लूं, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो इस बीच अब्बास अरागची का बयान भी हम आपको बता देते हैं। हमारे तेल और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला होगा तो ईरान जवाबी कार्रवाई करता रहेगा, ये उन्होंने कहा है। और इसी के साथ में ईरान की तरफ से बयान दिया गया। वहीं खर्ग पर हमले के बाद में धमकी सामने आई है, यूएस से जुड़े हुए तेल, आर्थिक और ऊर्जा क्षेत्र को तबाह किया जाएगा, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है। राख के ढेर में बदल दिया जाएगा, ये बयान भी सामने आया है इब्राहिम ज़ुल्फ़िकार की तरफ से। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का रुख, हॉर्मुज स्ट्रेट से यूएस के सहयोगियों की नो एंट्री होगी, यानी कि यूएस को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नहीं गुजरने दिया जाएगा जो उनके जहाज हैं। तो वहीं बाकी देशों के टैंकरों के लिए रास्ते खुले होंगे, ये बात भी कही गई। रजा पहलवी का बयान भी सामने आया है। नई सरकार का नेतृत्व करने के लिए तैयार है, सुरक्षा, स्वतंत्रता और समृद्धि बहाल करेंगे, उनकी तरफ से कहा गया। वहीं ईरान से हमास की अपील भी सामने आई है। पड़ोसी देशों को निशाना बनाने से बचें, युद्ध को खत्म करने का रास्ता चुने, ये हमास कहता हुआ नजर आया। वहीं इजराइल का दावा भी सामने आया है कि बेंजामिन नेतन्याहू, जिनका वीडियो सामने आया, वो बिल्कुल ठीक है। सोशल मीडिया में फेक न्यूज चल रही है, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये अलग अलग दावे फिलहाल किए जा रहे हैं। कर्नल दिनेश, फिलहाल इन दावों को किस तरीके से समझा जाए? एक बात तो तय है कि जब तक ईरान ऐसी शर्तें नहीं रख देता जो कि शायद ही वो रखने वाला है, जिसमें वो सरेंडर पोजीशन में नजर आए और यूएस एक तरीके से सुपीरियर पोजीशन में नजर आए, तब तक ईरान सरेंडर नहीं करने वाला है और नुकसान यूएस को बड़ा झेलना पड़ेगा। ये यूएस को भी पता है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके जहाजों की एंट्री तो स्टॉप ही कर दी गई है। देखिए, पहली बात तो प्रोपेगेंडा वॉरफेयर या इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हर एक लड़ाई का एक हिस्सा होता है, तो ये तो चलता रहेगा। रही बात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की या फिर पर्शियन गल्फ की, देखिए ईरान, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ईरान का जो है इस पर्शियन गल्फ पे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर हमेशा दबदबा रहा है और वो दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अब जब इतनी सारे ऑयल टैंकर्स फंस गए हैं तो उसके अंदर जो पूरी इकोनॉमी पूरी दुनिया की हिल रही है और हर तरफ से दबाव बनने की अमेरिका पे कोशिश हो रही थी, तो खर्ग आइलैंड्स के ऊपर पहला अटैक किया गया परसों। और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर अभी तो हमने ऑयल टर्मिनल्स या जो जहां ऑयल स्टोरेज फैसिलिटीज हैं उनको नहीं छेड़ा है, क्योंकि यहाँ पे 90% जो बिजनेस है, इसका 90% बिजनेस जो है ईरान का, वो इसी खर्ग आइलैंड से होता है। सारे शिप्स यहीं भरते हैं, लोड होते हैं। यहीं पे तेल करीब 20 मिलियन बैरल्स का तेल यहाँ पे जो है एक टाइम पे स्टोरेज में रहता है। लगभग 930 मिलियन बैरल्स हर महीने यहाँ से जाती हैं, तो बहुत बड़ा टर्मिनल है। इकोनॉमी इस पे डिपेंड करती है पूरे ईरान की। तभी ईरान ने धमकी दी कि अगर आपने ऑयल टर्मिनल को छेड़ा तो हम जितने भी आपके ऑयल टर्मिनल से पूरे के पूरे गल्फ में सबको उड़ा देंगे। यानी ये बात वहां तक पहुंच चुकी है कि बेशक आप हॉर्मुज को खोल लो, लेकिन तेल भरने के लिए आपके पास टर्मिनल ही नहीं होंगे, तेल ही नहीं होगा, तो शिप्स करेंगे क्या? खाली आवाजाही थोड़ी करेंगे। रही बात ट्रिपली की, यूएसएस ट्रिपली, मेरे को थोड़ा सा अचरज इस बात का है कि
ट्रिपली जो है बहुत स्लो शिप है अमेरिका की, सबसे स्लो चलने वाली शिप है, और ये बहुत अच्छा टारगेट बनेगी गल्फ ऑफ ओमान या स्टेट ऑफ हॉर्मज में जाने पे। तो और जो 2,500 मैरिन्स की भी बात की जा रही है, मैं आपको बताऊं, ये 2,500 मैरिन्स बेसिकली स्पेशलाइज्ड हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस की। अगर कहीं से आपको रेस्क्यू करके किसी को उठा के लाना है, तो क्या ये लोग ओमान जा रहे हैं, ओमान से कुछ कोई सेना के लोगों को रेस्क्यू करना है या प्रोटेक्शन देनी है? बिल्कुल सर, ये आगे देखना होगा कि ये किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है युद्ध के मैदान में। मैं कमांडर वीके जेटली का भी रुख करना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से स्ट्रैटेजी अमेरिका की तरफ से बनाई जा रही है, आप इस पे लगातार अपना विचार रखते रहे हैं, ऐसे में आपको अब क्या लगता है, क्योंकि अब ना काफी ज्यादा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं? देखिए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो एक केंद्र बिंदु बन गया है इस पूरी की पूरी लड़ाई का भी, क्योंकि जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि यहाँ से हमारे शिप्स नहीं जा पा रहे, चाइना के शिप जा रहे हैं, हिंदुस्तान के शिप भी जाने शुरू हो चुके हैं, लेकिन साउथ कोरिया और जापान अभी भी अटके हुए हैं, उनके शिप्स वहाँ पे अभी भी 100 से ज़्यादा शिप अटके हुए हैं वहाँ पर। नाउ जब ये शिप नहीं जा पाएंगे, वहाँ पे उनको ऑयल नहीं मिलेगा, चाहे वो क्रूड ऑयल हो, चाहे LPG हो या LNG हो, तो वहाँ पर त्राही त्राही मचेगी। तो ये सभी के सभी देश जो हैं वो फिर प्रेशर डालेंगे। किस पे प्रेशर डालेंगे? यूएस पे भी डालेंगे और ईरान पे भी डालेंगे। भाई, तुम्हारी लड़ाई के कारण हम सबको मुश्किल हो रही है। अब देखा जाए तो ये जो चैनल है, ये पूरी की पूरी इंटरनेशनल वाटर्स हैं। ईरान को देखा जाए तो एथिकली या लीगली भी वो इसको बंद नहीं कर सकते, और पहले 10 या 12 दिन तक उन्होंने बंद नहीं किया, लेकिन पिछले 4 या 5 दिन से उन्होंने पूरा डिक्लेयर कर दिया है कि कोई भी शिप यहां से हम निकलने नहीं देंगे, उस पर अटैक करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से जो उन्होंने स्टेप लिया है, केवल दुनिया के ऊपर दबाव डालने के लिए किया है, कि ताकि जो हमारी तबाही हो रही है, ये सब लोग प्रेशर डालेंगे यूएस के ऊपर और इजराइल के ऊपर, और किसी तरीके से जंग को समाप्त करने की कोशिश करेंगे। सर, यूएस के ऊपर एक तरफ जहां प्रेशर डाला जा रहा है, वहीं जानकारी यह भी है कि मिडिल ईस्ट में ईरान के सामने यूएस डिफेंस बिल्कुल नाकाम नजर आ रहा है। इराक में अमेरिकी बेस पर ईरान का एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक इस सबके बीच में देखा गया। अमेरिकी बेस के ऊपर काफी देर तक ड्रोन उड़ता हुआ देखा गया। अपने सटीक टारगेट को ढूंढते रहे, 2 ड्रोन आए थे और अपने टारगेट मिलने के बाद में ड्रोन ने सटीक अटैक भी किया है। तो आप देखिए, तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसके बाद में ये ब्लास्ट होता है, दोनों ड्रोन्स काफी देर तक इधर उधर मंडराते रहते हैं, पूरा एनालाइज करते हैं पूरी जो सिचुएशन है, जो प्लेस है पूरी, उसके बाद में जाके सटीक हमला ये करते हैं। सर, मैं इस पे मैं भी जेटली सर के पास आना चाहूंगी। सर, जिस तरीके से ये वीडियो सामने आया है, ये यूएस डिफेंस सिस्टम के ऊपर कई सवाल खड़े करता है, क्योंकि यूएस लगातार ये बात कहता आया है कि हमारा डिफेंस सिस्टम सबसे ज्यादा अच्छा है, और सुपर पावर तो अमेरिका खुद को कहता ही है। बिल्कुल नहीं। यूएस का जो थर्ड सिस्टम था, उसके साथ पैट्रियट मिसाइल, ये फेल हो चुका है। इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो रशिया का जो S-400 सिस्टम है, वो उसके बेस के ऊपर बहुत ज्यादा सटीक और एकदम एक्यूरेट सिद्ध हुआ है, जो कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा हिंदुस्तान में। हालांकि S-400 के साथ हमने अपना बराक सिस्टम और अपना आकाश मिसाइल, उन सबको इंटीग्रेट करके यूज किया था। यहां पर भी थर्ड के साथ पैट्रियट मिसाइल, उसको वो कर रहे हैं, उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। इजराइल जो है वो अपना आयरन डोम और डेविड स्लिंग, उनको इंटीग्रेट कर रहा है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो उनका एयर डिफेंस सिस्टम कमजोर पड़ा है। सर, एयर डिफेंस सिस्टम भी कमजोर पड़ा है, और थर्ड जो उनका डिफेंस सिस्टम वर्ल्ड वाइड जाना जाता है, जिसकी बैटरीज भी कहा जाता है कि केवल पूरी दुनिया में 7 से 8 है, बहुत सीमित संख्या में है, सब कंट्रीज के पास में भी नहीं है, और अपनी स्पेशलिटी के लिए डिफेंस सिस्टम जाना जाता था, उसका भी बहुत मेजर जो डिस्ट्रक्शन है वो हुआ है। 300 करोड़ जो यूएस डॉलर्स हैं, उससे भी ज्यादा की इसकी कीमत भी बताई जाती है। मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो थर्ड सिस्टम जब डिजाइन किया गया था, तो ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल्स के अगेंस्ट डिजाइन किया गया था। उन दिनों में ड्रोन्स इतनी पॉपुलर नहीं होती थी, और ड्रोन जो है ये एकदम लो फ्लाइंग होती है, उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, और फिर अगर बाई चांस एकदम शॉर्ट रेंज पे आकर के डिटेक्ट भी कर ले, तो जैसा पहले बताया कि 1 करोड़ की ड्रोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको 50 करोड़ की मिसाइल खर्च करनी पड़ती है, जो कि बहुत ही महंगा है। तो थर्ड सिस्टम इस प्रकार से अगेंस्ट द ड्रोन्स फेल हो चुका है। बिल्कुल सर, और ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से लगातार दावे भी किए जाते रहे हैं। अब आपको दोनों ड्रोन अटैक के अलग अलग विजुअल्स भी हम दिखाते हैं।
पहला ड्रोन हमारे की मिलिट्री बेस के ऊपर पहुंचता है। ये यूएस विक्टोरिया मिलिट्री बेस की तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं, जहां पर ड्रोन ऑपरेटेड टारगेट की तलाश शुरू कर देता है। और आप देखिए तस्वीरों में, तो देखिए तस्वीरों को आप देखिए कि ड्रोन हाइट से थोड़ा नीचे आता है, फिर भी कुछ नहीं दिखता। ड्रोन फिर राइट डायरेक्शन में जाता है और इसी के साथ में थोड़ी की देर के बाद में ये हाइट ले लेता है, यानी कि ऊपर पहुंच जाता है। ड्रोन पूरे कैंपस का चक्कर लगाता है। 25 सेकंड चक्कर लगाने के बाद में ड्रोन एक डोम की तरह दिखने वाले स्ट्रक्चर का गेट दिखाता है। उसके बाद में टारगेट वही है जो डोम जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तभी ड्रोन अपनी डायरेक्शन उस गेट की तरफ कर देता है और जाकर ब्लास्ट कर देता है। एक और विजुअल आपको दिखा देते हैं जिसमें ड्रोन नजर आ रहा है ऐसा ही कुछ करता हुआ। ये इराकी स्ट्रैटेजिक पोर्ट बताया जाता है। यहीं से अमेरिका के ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। यहाँ भी ड्रोन का 20 से 25 सेकंड का रेकी करते हुए वीडियो सामने आया है और लास्ट में जाकर खुद को ये ड्रोन ब्लास्ट कर देता है। ये दोनों ही विजुअल फिलहाल यूएस के सिक्योरिटी सिस्टम, डिफेंस सिस्टम के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये वीडियो सामने आने के बाद में फिलहाल यूएसए के सिक्योरिटी के ऊपर सवाल यूजर्स उठाते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका का डिफेंस सिस्टम क्या फेल हो रहा है? क्या ईरान के ड्रोन इतने ज्यादा कारगर हैं कि पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत फैला रहे हैं? वहीं अमेरिका के हर मददगार दोस्त पर ईरान कुछ इसी तरीके से पिछले 15 दिनों से ज्यादा के समय से अटैक कर रहा है। मिडिल ईस्ट का ऐसा कोई देश नहीं है जहां पर ईरान के इन ड्रोन्स ने अटैक ना किया हो। मिडिल ईस्ट का ऐसा कोई कोना नहीं है जहां किसी अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक ना किया हो। और एक बार फिर से ये अटैक यहां पर किए गए। दिनेश सर, फिलहाल इस अटैक को समझा जाए तो क्या यूएस की पावर आने वाले समय में और कम पड़ सकती है? क्या और डिस्ट्रक्शन यूएसए को हो सकता है? और एक और पॉइंट मैं आपसे समझना चाहूंगी कि व्यूअर्स को समझाइए, जो किम जोंग उन ने स्टैंड लिया है, जो मिसाइल अटैक की जो खबरें हैं, तस्वीरें हैं सोशल मीडिया पर आ रही हैं, किम जोंग उन का क्या स्टैंड रहने वाला है आने वाले समय में? देखिए, जहां तक किम जोंग उन का सवाल है, वो तो पहले से क्लियर कर चुके कि ईरान के साथ में, वो ग्रुप पूरा ईरान के साथ में है। और रही बात उन्होंने जो भी फायर किया था अपना शिप के अंदर से बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्योंकि थार सिस्टम जो है कुछ और पैट्रियट सिस्टम्स कुछ साउथ कोरिया से अमेरिका ने शिफ्ट किए इस तरफ, तो उसके तुरंत बाद ये एक्सपेरिमेंट जो है या ये फायरिंग जो है वो हद से की गई। अब रही बात आपके ड्रोन्स की और मिसाइल्स की, मैं आपको एक बात बता दूं कि 3000 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से अगर कोई भी मिसाइल, चाहे वो बैलिस्टिक हो चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, अगर वो चलती है, स्पीड है उसकी, दुनिया का कोई भी सिस्टम उसको नहीं रोक सकता। और दूसरा, जो ईरान है, इसके जितने भी सिस्टम्स हैं, ये सब इन्होंने 31 स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर बांट रखे हैं, अलग अलग जगह पे लोकेटेड है। लेकिन इनकी एक सेंट्रलाइज कमांड बनी हुई सैटेलाइट्स के माध्यम से, जहां से इनको इंफॉर्मेशन, सैटेलाइट कंट्रोल इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ चाइना दे रहा है, कुछ रशिया दे रहा है, और प्रिसाइज एम्यूनिशन है वो, उसको प्रिसाइज उसको नेविगेशन मिलती है। और प्रिसाइज नेविगेशन के साथ, जैसे कि आपने ड्रोन्स में भी दिखाया, वो जाकर के स्ट्राइक करते हैं, चाहे वो ड्रोन हो चाहे मिसाइल्स हो। इसलिए इतनी स्टीक जो है वहां पे आप देख रहे हैं कि वहां पे स्ट्राइक हो रही है, जिसको अमेरिका रोक नहीं पा रहा। तीसरा, जहां तक ड्रोन्स का सवाल है, देखिए अभी ड्रोन्स को रोकने के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं, जो कि यूक्रेन ने सबसे ज्यादा डेवलप किए हैं। देख, मजाक की बात है कि जो यूक्रेन अमेरिका से हथियार मांग रहा था, अब अमेरिका उससे एंटी ड्रोन सिस्टम्स मांगे हैं गल्फ के लिए। कल इंग्लैंड ने भी एंटी ड्रोन सिस्टम्स जो है वो गल्फ में तैनात करने के लिए वो लगाए हैं। ये भी एक ड्रोन्स होते हैं जो कि आने वाले ड्रोन्स के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से ये जाकर के उनसे स्ट्राइक करते हैं, और ये चीप पड़ते हैं, इतना महंगा खर्चा नहीं होता। तो शायद आने वाले दिनों में इस युद्ध से एक सबक तो सीखने को मिलेगा सभी देशों को लिए कि आपको ड्रोन्स के खिलाफ और इस तरह की जो अभी नया वॉरफेयर है, तरफ से लगातार दावे अपने हथियारों को लेकर किए जाते हैं। वहीं 15 दिन में ईरान के हमलों की हाफ सेंचुरी हो चुकी है। ईरान ने इजराइल में मिसाइलों का 51वां अटैक किया है। इजराइल में मल्टीपल मिसाइल अटैक किए गए हैं। तो वहीं 200 टन के वॉर हेड्स के साथ में ताबड़तोड़ अटैक किया गया है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कैसे नॉनस्टॉप हमले जो हैं वो दिन रात जारी हैं। 51वां अटैक अपने आप में कई जो तस्वीरें हैं वो बयां करती हैं चीजें, जो ईरान की ताकत नजर आई है। और इस बीच एक और बड़ी अपडेट आपको बता दें, वॉर जोन से एक और बड़ी खबर, यूएस एयरफोर्स एक्टिव मोड में आ गई है। तो वहीं B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस रात में उड़ान भरता नजर आया। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान एक्शन जारी। तो देखिए, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी यूएसए ने लॉन्च किया हुआ है। उसी के तहत अलग अलग जो बॉम्बिंग है वो ईरान के एरियाज में की जा रही है। वहीं ईरान भी यूएसए के स्ट्रेटेजिक लोकेशंस को टारगेट कर रहा है। बताया जा रहा है कि ये B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस
विमान है जो कि रात में उड़ान भरता हुआ नजर आया टारगेटेड अटैक को अंजाम देने के लिए। कमांडर वीके जेटली, मैं जानना चाहूंगी जो B-52 स्ट्रेटोफोर्टिस है, किस तरीके से ये इसकी क्षमताएं हैं और रात में चूंकि उड़ान भर रहा है, क्या स्ट्रैटेजी यहाँ पे अमेरिका अपना रहा है? देखिए, B-52 ने मेरे ख्याल से कल खरग आइलैंड के ऊपर काफ़ी बॉम्ब्स गिराए हैं, लेकिन उसने इतना ध्यान रखा है कि कोई भी बॉम्ब उनकी जो रिफाइनरी या स्टोरेज टैंक्स के ऊपर ना पड़े। वो बॉम्ब्स एयरफोर्स का जो उनका स्टेशन था और जो नेवी का स्टेशन था, वहाँ पर उन्होंने वो बॉम्ब्स गिराए हैं B-52 ने, ताकि उनको नष्ट कर दिया जाए कि कल को बाई चांस अगर ग्राउंड ट्रूप्स नीचे आते हैं या मेरीन कमांडोज आते हैं तो वहां पर कोई रेजिस्टेंस करने के लिए बचना नहीं चाहिए। तो B-52 को उसके लिए इस्तेमाल किया गया अभी। बिल्कुल सर, और आने वाले समय में क्या होता है देखना महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।